आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह कर सकता है। दोबारा से सुविचार सुनिए, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह कर सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप अपने घर पर अपने परिवार के साथ खुश होंगे और अच्छे से अपना कार्य भी कर रहे होंगे। बेटा, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का अध्याय 4। अभी तक हमने अपनी हिंदी पुस्तिका के अध्याय पढ़े हैं 1 से लेकर 8 तक, और मुझे उम्मीद है कि आपने अपना सारा कार्य कर रखा होगा। कोई भी वर्क आपका पेंडिंग नहीं होगा, और बेटा आपका कंप्लीट ही चाहिए। जिसका भी लगे कि अभी मेरा इसमें छूट गया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो और हमने जो ग्रामर के अपने व्याकरण के 3 चैप्टर पढ़े हैं वो एक बार आपको बता देती हूँ हमने कौन कौन से पढ़े हैं। पहला जैसे हमारी भाषा या भाषा से था हमारा, तो दूसरा चैप्टर था वर्ण विचार, और तीसरा पढ़ा था हमने संधि के बारे में जाना था। और अब हमारा है अध्याय 4 शब्द विचार, ठीक है बेटा। तो पहले जो आपने 3 चैप्टर पढ़े थे, भाषा से संबंधित प्रश्न उत्तर पढ़े थे कि भाषा क्या है, उससे सारे आपने प्रश्न उत्तर पढ़े और आपको समझ में भी आए होंगे। दूसरा हमारा वर्ण विचार था और तीसरा हमारा संधि था। तो अब देखिए जो शब्द विचार है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए कि शब्द क्या होता है, ठीक है। तो देखिए शब्द क्या होता है, एक बार मैं बता देती हूँ। शब्द एक या एक से अधिक, क्या है, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है, ठीक है बेटा। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक है। इसी में हमें पता होना चाहिए कि पद क्या होता है। शब्द के बारे में आपको पता चला कि शब्द किसे कहते हैं, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। और फिर इसमें हमारा आता है कि पद क्या होता है, ठीक है। तो पद को देखिए, पद किसे कहते हैं। शब्द का जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और इसका रूप भी बदल जाता है। वाक्य में प्रयुक्त यही शब्द पद कहलाता है। यानी कि शब्द जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है और जो वाक्य में प्रयोग किया हुआ शब्द पद कहलाता है। तो आया समझ में, पद किसे कहते हैं कि जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है वह शब्द कहलाता है, ठीक है। दूसरा हमारा है शब्दों का वर्गीकरण, कि शब्दों का वर्गीकरण या शब्दों के भेद भी बोल सकते हैं या वर्गीकरण, ठीक है। तो शब्दों के वर्गीकरण को हमने मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में। तो बेटा देखिए 4 हमारे भाग है। किस किस के आधार पर हमने वर्गीकरण किया है शब्द का, स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर है, पहला हमारा स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हमारा है रचना के आधार पर, और तीसरा हमारा है प्रयोग के आधार पर, और 4 नंबर पे हमारा अर्थ के आधार पर। तो बेटा आज हम सबसे पहले सिर्फ अपना पढ़ेंगे स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है बेटा। क्या पढ़ेंगे, स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर। तो स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है, ठीक है। स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। तो देखिए कौन कौन से हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, और अपना ये आ गया संकर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि तत्सम शब्द क्या होता है, ठीक है। देखिए पहले नाम देख लीजिए, तत्सम, तद्भव, देशज शब्द है, आगत या विदेशी शब्द है, और संकर शब्द है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए तत्सम क्या है। हाँ तो बेटा देखिए तत्सम शब्द क्या होते हैं, हमें पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के मूल जो उपयोग में लाया जाता है। संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल उपयोग में लाए जाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। कहने का अर्थ है कि संस्कृत के वे शब्द जो के त्यों उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है बेटा। ये हमारे तत्सम शब्द होते हैं। जैसे देखिए जल, घृत, ग्राम, गृही,
ऐसे और भी होते हैं, ज्येष्ठ, दधी, ये सारे संस्कृत के शब्द है। तो संस्कृत के वे शब्द जो के त्यों प्रयुक्त होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो के त्यों मतलब हिंदी में प्रयुक्त होते हैं एक तरह से, ठीक है। और तद्भव शब्द देखिए, ऐसे संस्कृत के वे शब्द जो थोड़े बहुत बदलाव के बाद हिंदी में प्रयोग होते हैं, ठीक है। तद्भव क्या होते हैं? जो संस्कृत के वे शब्द जो थोड़े बहुत बदलाव के बाद हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। तो देखिए बेटा, तद्भव जैसे पानी, घी, गांव, घर आदि। और आगे देखिए देशज शब्द, देशज जो अपने हिंदी और बोलियों से लिए गए शब्द प्रयुक्त में किए जाते हैं, इनका संस्कृत से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। देशज शब्द क्या होते हैं? जो अपने हिंदी और अपनी बोलियों से लिए गए शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं, इनका संस्कृत से कोई संबंध नहीं होता है, उसे हम देशज शब्द कहते हैं। तो देखिए बेटा, देशज शब्द में जैसे खाट, धोती, थैला आदि, ठीक है। आगे देखिए आगत या विदेशी शब्द। कौन सा है? आगत या विदेशी शब्द। तो ये कौन से शब्द होते हैं? आगत या विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से संपर्क में आने पर और उनके जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं या उनके जो शब्द हिंदी में प्रयोग में किए जाते हैं, उसे हम विदेशी या आगत शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे कि तुर्की के हो गए, अरबी हो गए, फारसी हो गए, पुर्तगाली हो गए, जो मुख्य रूप से जो इन देशों से हमारी भाषा में मिले हुए हैं, ठीक है। चीनी के हो गए। तो देखिए उदाहरण के लिए आगत या विदेशी शब्द में कैंची, ठीक है, कैंची हमारा तुर्की का शब्द है, उम्र हमारा अरबी है, अमरूद फारसी है, डॉक्टर अंग्रेजी है, अलमारी हमारा पुर्तगाली है और चाय चीनी है, ठीक है। आया समझ में? अब है हमारा संकर शब्द। संकर शब्द जो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बना हुआ शब्द हमारा क्या कहलाता है? संकर शब्द, ठीक है। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बना शब्द हमारा संकर शब्द कहलाता है। तो देखिए दो भिन्न भाषाओं से, जैसे अंग्रेजी या हिंदी, ठीक है, इस तरह से फारसी या हिंदी, इस तरह से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो देखिए उदाहरण देखिए एक बार, जैसे हमारा है गुलाब, गुलाब हमारा फारसी का है, ठीक है, और जल, जल हमारा हिंदी भाषा का है। तो दो भाषा हो गई हमारे पास, एक भाषा हमारी फारसी है और दूसरी भाषा जो शब्द लिया गया हिंदी का लिया गया है। तो हमारा ये क्या बन गया? गुलाब जल। तो ये क्या हो गया? संकर शब्द में आता है। गुलाब जल की दो भाषाओं से मिलकर जो जो शब्दों का योग होता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। दो भिन्न भाषाओं के योग से बने हुए शब्दों या शब्दांशों को संकर शब्द कहते हैं। तो टिकट, टिकट हमारा अंग्रेजी शब्द है और घर, घर हमारा हिंदी शब्द है। तो क्या बन गया ये हमारा? टिकट घर। क्या बन गया? टिकट घर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेदों को तीन भागों में बांटा गया है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम रूढ़ शब्द पढ़ते हैं। ये हमने बता ही दिए थे बेटा, शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है, स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आइए सबसे पहले, अब हम ये भी पढ़ चुके हैं स्रोत और व्युत्पत्ति के आधार पर भी, अभी भी मैंने दोबारा से आपको बताया, ठीक है। तो आगे देखिए रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, बताया था भी, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वास्तव में मूल शब्द होते हैं। क्या होते हैं? मूल शब्द होते हैं। इन्हें अलग अलग करने पर इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता। कि मूल जो रूढ़ शब्द होता है वो मूल शब्द होता है और इनको अलग अलग करने पर या इनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि नाक, और ना और कै का हम अलग अलग टुकड़े में बांट दे तो ना का और कै का कोई अर्थ नहीं निकलता अलग अलग, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये क्या हो गए? रूढ़ शब्द हो गए, ठीक है बेटा। आइए अब जैसे इसमें दिया नाक, खाट, दूध, ठीक है, इनको अलग अलग टुकड़ों में बांटेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। ये मूल शब्द है एक तरह से, और जो मूल शब्द होते हैं वो रूढ़ कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा देखिए यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ है योग से बना,
यौगिक का अर्थ है योग से बना। यौगिक से ही हमें पता चल रहा है, इस शब्द से ही पता चल रहा है यौगिक, योग वर्ड आ रहा है कि जोड़ा जा रहा है उसको, ठीक है ना। योग से बना, मूल शब्दों में अन्य शब्द जोड़कर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्या बोल रहा है कि इसमें मूल शब्द में अन्य शब्द जोड़कर जो शब्द बनता है उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि विद्यालय, अब देखो विद्या हमारा मूल शब्द हो गया, आल्य इसमें जुड़ गया है, ठीक है। आल्य होता है घर, तो ये विद्या का घर, ठीक है। विद्या प्लस आल्य दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मूल शब्द से, और मूल शब्द को अन्य शब्द से जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया विद्यालय का अर्थ हो गया विद्या का घर। आगे देखिए योग रूढ़ शब्द भी अन्य शब्दों के योग से बनते हैं। दोनों सेम से हो गए, थोड़ा है ना, पहचान भी बताऊंगी कि दोनों में अंतर क्या हो जाएगा। अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, अंतर इतना है कि वे अपना सामान्य अर्थ छोड़कर, ठीक है, सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे कि हमारे जितने भी बहुव्रीहि समास पढ़े होंगे आपने, जितने भी समास बहुव्रीहि समास के उदाहरण आते हैं वो सारे योग रूढ़ में ही आते हैं, ठीक है। जितने भी बहुव्रीहि समास के हमारे उदाहरण आते हैं वो ज्यादातर योग रूढ़ के ही उदाहरण होते हैं। जो कि जैसे हिमालय, अब आप कहोगे हिमालय दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ये तो यौगिक में भी जा सकता है, लेकिन इसका विशेष अर्थ निकाल रहा है, वो सामान्य अर्थ ना निकलकर विशेष अर्थ निकल रहा है। हिमालय, हिम प्लस आल्य, जहाँ बर्फ और आल्य मतलब घर, बर्फ का घर, तो बर्फ का घर कहाँ होता है, पर्वत पर ही होता है। एक विशेष जगह का बताया गया है, उसमें विशेष जगह बताई जा रही है कि हिमालय पर ही उसका हमारा ध्यान जा रहा है कि बर्फ तो हमारे हिमालय पर ही पड़ती है, ठीक है। इस तरह से विशेष अर्थ निकल रहा है, तो पहचान ये होगी। यौगिक और योग रूढ़ में पहचान आपको समझ में आई होगी बेटा, जो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है ना। कि वैसे तो दोनों ही मूल शब्द में अन्य शब्द जुड़कर जो बनता है वो हमारे एक तरह से एक यौगिक होता है, एक योग रूढ़ होता है। योग रूढ़ में सिर्फ अर्थ ये कि वो सामान्य अर्थ न निकलकर विशेष अर्थ निकालता है। जैसे दशानन 10 प्लस आनंद, आनंद का सिर या मुख से भी लेते हैं, ठीक है। तो जिसके 10 है सिर या आनंद, ठीक है, तो कौन है, रावण, विशेष अर्थ निकला है उसका भी, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए एक बार दोबारा से योग रूढ़ शब्द भी अन्य शब्दों के योग से बनते हैं। अंतर इतना है कि वे अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हिमालय, हिम प्लस आल्य, आल्य का अर्थ होता है घर, हिम का अर्थ होता है बर्फ। दशानन 10 प्लस आनंद, आनंद का अर्थ होता है सिर, और 10 तो गिनती है ही हमारी, ठीक है ना। ये हमारा किसके लिए विशेष अर्थ निकल रहा है, हिमालय पर्वत के लिए विशेष अर्थ निकल रहा है, पर्वत के लिए विशेष अर्थ निकल रहा है, और यहाँ पे हमारे रावण विशेष अर्थ रावण के लिए निकल रहा है विशेष अर्थ इसका, ठीक है बेटा। प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर, तो देखिए बेटा एक बार ये जो मैंने टेबल या सारणी जो बना रखी है, देखिए सभी ध्यान से और समझिए। तो देखो शब्दों का वर्गीकरण, सबसे पहले व्युत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ये हम पढ़ चुके हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, पढ़ा था ना आपने। 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत या विदेशी, संकर, ठीक है बेटा। और इनके बारे में भी हमने जाना कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या होता है, आगत और विदेशी क्या होता है, संकर क्या होता है, ये सब हमने जाना है ना, उदाहरण के साथ अच्छे से समझा भी है। दूसरा देखिए रचना के आधार पर, रचना के आधार पर होता है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है बेटा। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि रूढ़ किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं और योग रूढ़ क्या होता है, इनके एग्जाम्पल भी हमने पढ़ा है, ठीक है बेटा। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं प्रयोग के आधार पर, तो देखिए प्रयोग के आधार पर सबसे पहले विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द हमें पता होना चाहिए कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। क्या बताया कि वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तन होता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द जिन शब्दों में वाक्य में प्रयुक्त, या सीधा हम ये बोल सकते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण
सॉरी कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी कहते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे विकारी शब्द में। तो विकारी शब्द की परिभाषा आपको समझ में आई होगी। बेटा ये विकारी शब्द जो होता है ये भी 4 प्रकार का होता है। तो देखिए कौन कौन सा होता है। सबसे पहले होता है संज्ञा, ठीक है। दूसरा होता है सर्वनाम, सर्वनाम। और तीसरा होता है हमारा विशेषण। और चौथा जो है हमारा क्रिया, क्रिया। तो ये किसके भेद है बेटा? चारों हमारे इसके हैं विकारी के, ठीक है, विकारी शब्द के। किसके भेद है ये? विकारी शब्द के। कि विकारी भी 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और ये आप पढ़ भी चुके हो, पहले भी क्लास में आप पढ़ चुके हो। 6th क्लास में आपने ये सब पढ़ा है कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं और क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। और अभी आपने विकारी शब्द के बारे में भी पढ़ा है कि किसे कहते हैं, ठीक है ना। वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन आए उसे हम विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है। दूसरा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में देखिए बेटा, वाक्य जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण कोई परिवर्तन ना आए, इसमें ना लग जाएगा और इसमें आए, सिर्फ अंतर यही है, ठीक है। तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। देखिए फर्स्ट होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा होता है हमारा संबंध बोधक, तीसरा होता है हमारा समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और हमारा चौथे नंबर पर होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ये क है बेटा, विस्मयादि बोधक। तो ये चारों भेद हमारे किसके हो गए? विकारी शब्द के। किसके हो गए? अविकारी शब्द के, ठीक है। विकारी के हमारे ये 4 भेद थे और अविकारी के हमारे ये 4 भेद हो, ठीक है बेटा। और ये भी आप आगे भी आपके चैप्टर में मिलेंगे, पूरा डिटेल से आप समझोगे और आप 6th क्लास में भी पढ़ चुके हो इनके बारे में, ठीक है। तो देखिए ये हमने पढ़ा है प्रयोग के आधार पर। हाँ, अब पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, ठीक है बेटा। अभी तक हमने प्रयोग के आधार पर जाना है और आपको समझ में भी आया होगा बेटा, मुझे उम्मीद है अच्छे से आपको आ गया होगा ये सारा, ठीक है। अब पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अब देखिए अर्थ के आधार पर हमारे जो वाक्य के भेद है, सॉरी शब्द के जो भेद है वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? 5 प्रकार के। तो देखिए एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी, श्रुति सम भिन्नार्थक। तो सब इनके अर्थ देखो इसी के बीच में निकल रहा है कि इनका मीनिंग क्या है एक तरह से, ठीक है। देखो एक अर्थी, एक मतलब एक अर्थ निकलने वाला जिसका एक ही अर्थ निकले, ठीक है। अनेकार्थी, अनेक मतलब जिसके बहुत सारे अर्थ निकले, ठीक है। दूसरा है पर्यायवाची, पर्यायवाची जो मतलब एक तरह से थोड़े से अंतर में लेकिन अर्थ सेम हो, ठीक है। विपरीतार्थक, जिसके अर्थ बिल्कुल ही अपोजिट निकले, ठीक है। अभी इनके उदाहरण भी बताऊंगी मैं आपको। श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति मतलब सुनने में, सम मतलब समान, और भिन्नार्थक और भिन्न अर्थ वाले, समझे बेटा। श्रुति सम भिन्न अर्थक, कि श्रुति मतलब सुनने में, सम मतलब समान, और लेकिन भिन्न अर्थक लेकिन अर्थ भिन्न हो, कि सुनने में तो एक जैसा लगे लेकिन अर्थ भिन्न निकले, अर्थ अलग अलग निकले। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो एकार्थी शब्द है, एकार्थी में देखिए हमारा होता है जैसे आवश्यक या अनिवार्य, ठीक है। क्या है? दोनों का अर्थ क्या है? वो जरूरी होता है, ठीक है। लेकिन क्या है? अर्थ तो एक ही निकल रहा है ना दोनों का, समझ रहे हो ना बेटा। या फिर हम लिख सकते हैं अधिक या पर्याप्त, ठीक है, अधिक या पर्याप्त, तो दोनों का सेम ही अर्थ होता है। तो
एक देखिए इसमें अनेकार्थिक, जिसके अनेक अर्थ निकले, जैसे कनक। कनक का एक अर्थ होता है धतूरा और एक होता है सोना, होता है ना धतूरा और सोना, ठीक है। ऐसे ही है, इसमें और भी ले सकते हैं। अंक, अंक तो एक अपने डिजिट से हो गया, एक गोद से भी हो जाता है, ठीक है बेटा। इस तरह से प्रैवची शब्द, जैसे कि आग का है, आग का क्या क्या होता है इसमें, अग्नि, यही होता है ना, अग्नि है, पावक है, इस तरह से आग के होते हैं, ठीक है बेटा। विपरीतार्थक, जैसे कि अंधेरा प्रकाश, दिन रात, इस तरह से समझ में आ रहा है ना बेटा सभी को ये अच्छे से। और श्रुति समभिन्नार्थक, कि सुनने में तो एक जैसा लग रहा है लेकिन अर्थ अलग होता है, जैसे कि अली और आली। अली का अर्थ क्या होता है, अली और आली, आली का अर्थ होता है सखी और अली का अर्थ होता है भंवरा, ठीक है बेटा। तो ये सभी आपको शायद समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है बेटा आपको ये पूरा चैप्टर, मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर समझा दिया है आज। पहले हमने इसके बारे में पढ़ा, फिर इसके बारे में पढ़ा, आज हमने इन दोनों के बारे में पढ़ा है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गया शब्द विचार वाला, ठीक है बेटा। अब आगे पढ़ेंगे हम इसकी एक्सरसाइज, इसका अभ्यास, ठीक है बेटा। आया समझ में सभी को? तो ये ऐसे ही आपको टेबल अपनी कॉपी में बनानी है, सिर्फ आपको टेबल बनानी है, फिर जो अभ्यास मैं कराऊंगी वो आपको कॉपी में करना होगा। धन्यवाद।